नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको MP सेट यानी कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आवेदन ऑनलाइन घर बैठकर अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से कैसे करें, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। राज्य पात्रता परीक्षा, अगर आप किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अवसर है। इसलिए जो छात्र PG कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या PG कोर्स के लास्ट ईयर में है, वो राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि MP सेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे भरते हैं हम राज्य पात्रता परीक्षा का फॉर्म। तो MP सेट का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो भी इंटरनेट ब्राउजर है उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने मौजूदा फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम सर्च बार पर लिखेंगे बेटा MPPSC और एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास देखिएगा ये वेबसाइट आ गई mppsc.mp.gov.in, चाहे तो आप पूरी वेबसाइट लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया MPPSC.mp.gov.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। हम MPPSC के ये होम पेज पर आ गए, वेबसाइट पर आ गए। इसके बाद नीचे जाएंगे बेटा, राइट हैंड साइड देखिएगा यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट के पास ये लिखा हुआ है बेटा अप्लाई ऑनलाइन, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बेटा ये देखिएगा हमारे पास नई विंडो ओपन हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सीरियल नंबर 1 में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है और यहाँ पर एंडिंग डेट लिखी हुई है। यहाँ पर नीचे लिंक लिखा है, लिंक पर देखिएगा ये साइन बना हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम बेटा दूसरे पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये MP ऑनलाइन के पोर्टल पर हम आ गए हैं। अब इसके बाद बेटा हमें अगर परीक्षा फॉर्म भरना है, यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करना है हमारा राज्य परीक्षा पात्रता परीक्षा का फॉर्म, तो यहाँ पर देखिएगा बेटा लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर स्टार्ट डेट, यहाँ पर एंड डेट और यहाँ पर एक्शन लिखा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे बेटा ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थी की घोषणा लिखा हुआ और ये चेक बॉक्स बना हुआ है। ये चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। ये चेक बॉक्स मतलब आपका ये घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन है कि मैं ये घोषणा करता हूं कि मैंने ये जो विज्ञापन 15 मार्च 2024 को जारी किया था, इसकी समस्त जानकारी एवं शर्तें अच्छे से पढ़ ली हैं और मैं यह वचन देता हूं कि इसका मैं पालन करूंगा। इसके बाद यहाँ पर बेटा ये जो विज्ञापन का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। अगर क्लिक नहीं करेंगे और आप आई एक्सेप्ट करेंगे तो फॉर्म नहीं भराएगा, इस प्रकार से मैसेज आएगा। ये इसलिए क्लिक करने के लिए कह रहा है क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये श्योर होना चाहता है कि क्या आपने विज्ञापन पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो एक बार हम क्लिक करेंगे, ये विज्ञापन ओपन हो जाएगा। चाहे तो इसको विस्तार से आप पढ़ लें, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ना है तो इस विज्ञापन को हम क्लोज कर देंगे और वापस यहाँ पर जाएंगे नीचे और सबसे नीचे यहाँ पर देखिएगा ये सारे नियम लिखे हुए हैं, कुछ शर्तें यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें और यहाँ पर हम आई एक्सेप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करते ही बेटा इस प्रकार से हमारा ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमें केयरफुली भरना है। ध्यान रखिएगा, जिस यहाँ पर देखिएगा ये सब फॉर्म है, इस जिस कॉलम में बेटा ये स्टार बना हुआ रेड, उसको भरना क्या होगा, कंपलसरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य पात्रता परीक्षा के विषय का विवरण ही चुनना है हमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक ऐच्छिक विषय चुने। जिस विषय से आप फॉर्म डालना चाहते हैं बेटा, जिसमें आपका PG कंप्लीट हो, विज्ञापन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको अच्छे से समझाया है कि कौन कौन सी योग्यता के आवश्यक है सेट के एग्जाम के लिए। तो फिलहाल में हमने यहाँ पर विषय सेलेक्ट कर लिया कॉमर्स। तो ध्यान रखिएगा स्नातकोत्तर यानी कि PG कोर्स का विषय भी आपका क्या होना चाहिए, कॉमर्स ही होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी ने नेट CSIR या स्लेट सेट पात्रता परीक्षा संबंधी विषय में प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया है। अगर आपने नेट का सेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रमाण पत्र पहले से ही प्राप्त कर लिया है तो आपको ये सेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है। दोबारा से फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर आपके पास पहले से प्रमाण पत्र है तो वही वैलिड है, वही आपके काम आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर फिलहाल में ये नो कर दिया है। यहाँ पर लिखा भी है बेटा नोट देख लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन तिथि से पूर्व UGC नेट CSIR नेट मध्य प्रदेश स्लेट सेट से संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश
राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 हेतु आवेदन न करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप दूसरे विषय से आपने पीजी कर लिया है और दूसरे विषय से अगर आप भरना चाहें फॉर्म तो ये भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना है हमें बेटा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के विवरण में पहला कॉलम आता है हमारा, अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हता का चुनाव करें, यानी कि न्यूनतम एलिजिबिलिटी शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर दो कॉलम आएंगे। एक कॉलम दिखाई दे रहा है कि क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है। अगर आप पीजी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, पास आउट हैं, तो ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। दूसरा ऑप्शन, क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत है या परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है। यदि आपका पीजी कोर्स चल रहा है, 3rd सेमेस्टर में हैं आप या 4th सेमेस्टर में हैं, या आप पेपर दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिलहाल मैं यहाँ पर पीजी कंप्लीट है तो हमने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया। क्या अभ्यर्थी पीएचडी उपाधि धारक है। यदि है पीएचडी आपके पास तो यस करें, नहीं है तो नो करें। फिलहाल में हमारे पास पीएचडी नहीं है, नो कर दिया है। अगर पीएचडी है और आप यहाँ पर यस कर देंगे तो जो परसेंटेज वाला मैटर था बेटा 55 और 50% वाला पीजी कोर्स में, उन्हें 5% का आरक्षण दिया जाएगा अगर पीएचडी है तो। इसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण भरना है। हाई स्कूल की अंक सूची के अनुसार ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर हमने नाम लिख दिया। अभ्यर्थी का मध्य नेम अगर कोई है तो, नहीं है तो यहाँ पर अभ्यर्थी का सरनेम लिख दें, जो भी सरनेम है। लिंग सेलेक्ट कर लें, जो भी है, मेल फीमेल या 3rd जेंडर। इसके बाद जन्म तिथि ध्यान रखिएगा, 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, तो ये हमने जन्म तिथि देखकर लिख दी। यहाँ पर वर्ष अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पिता का नाम लिख दें, 10th की मार्कशीट में देखकर, स्पेलिंग में गलती नहीं होना चाहिए। माता का नाम लिख दें, 10th की मार्कशीट में देखकर ये लिख दिया हमने। इसके बाद विवाह संबंधी विवरण देना है। क्या आप विवाहित हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। शादी हो गई है तो यस कर दें, यस कर दिया तो यहाँ पर पति का आपको नाम लिखना है। बच्चों की संख्या लिखना है, आपके पास कितने बच्चे हैं, 2 3 4 जो भी हैं, 1 है तो 1 कर दें। इसके बाद बाकी कॉलम कोई हाईलाइट नहीं होंगे। अब मूल सूचना का विवरण दें, ठीक है। मूल सूचना में आपको ये बताना है आपके निवासी संबंधी, क्या अभ्यर्थी मूल निवासी है मध्य प्रदेश का। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। हम मूल निवासी हैं इसलिए यस कर दिया। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, श्रेणी आप जनरल में हैं तो यूआर सिलेक्ट करिए, एससी में तो एससी, एसटी में तो एसटी, ओबीसी पिछड़ा वर्ग में है तो ओबीसी, और अगर आप जनरल में हैं लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस पर सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर हमने ओबीसी कर दिया। क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं, अगला ऑप्शन है। अगर आपने ओबीसी सिलेक्ट किया है तो बेटा ये क्रीमी लेयर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्रीमी लेयर क्या होता है, अगर आप ओबीसी में हैं और आपकी वार्षिक आय, आपके पिता की आय या आपकी आय 8 लाख से ज़्यादा है तो बेटा ओबीसी में आते हुए भी आप किस कैटेगरी में आएंगे, क्रीमी लेयर। और अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो बेटा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी ही माने जाएंगे, अपने आप ही ये यूआर में फॉर्म चला जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी में हैं और आपकी आय यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं, क्रीमी लेयर नहीं है, तो आपको नो कर देना है, यानी कि आपकी आय 8 लाख से कम है। जाति का नाम लिख देना है, जाति केवल उनके लिए आएगा जो ओबीसी एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी में है। इसके बाद आपको फिर जानकारी भरना, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का विवरण। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में हैं तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी भरना है। यहाँ पर लिखा है जातिकर्ता का नाम, अपना जाति प्रमाण पत्र निकाल लें। जाति प्रमाण पत्र पर लिखा होता है कि जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है। तो जाति प्रमाण पत्र बेटा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी होता है, चाहे तो हिंदी में लिख दीजिएगा अनुविभागीय अधिकारी या लिख दीजिएगा सब डिविजनल ऑफिसर। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, जिस जिले में आपका जाति प्रमाण पत्र बना हो ये लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का आप नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र होगा बेटा
वहाँ पर ये जाति प्रमाण पत्र का नंबर आपको मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर है बेटा RS से स्टार्ट होगा, किससे? RS से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमने ये जाति प्रमाण पत्र का नंबर लिख दिया है। अब इसके बाद कह रहा है जाति प्रमाण पत्र होने का, जारी होने का दिनांक। तो जाति प्रमाण पत्र जिस तारीख को जारी किया गया है वो तारीख लिखना है आपको बेटा, जिस तारीख को आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जाति प्रमाण पत्र का जारी होने का दिनांक बेटा राइट हैंड साइड लिखा होगा, तो ये हमने दिनांक लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे पहुंच जाएंगे बेटा दिव्यांग के विवरण में। अगर आप विकलांग हैं तो ये 40% से अधिक अगर कोई व्यक्ति विकलांग होता है तो वही विकलांगता की कैटेगरी में आता है, अपितु बेटा वो विकलांगता की कैटेगरी में नहीं आता। विकलांग अगर आप हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा 40% से अधिक का। अगर आप विकलांग हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नो कर देंगे तो ये पूरे कॉलम अपने आप ही नॉन हाईलाइट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं होगा, कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अन्य विवरण आप भर दें। यहाँ पर अन्य विवरण में लिखा है कि अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, नो कर दें। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण है तो भी नो कर दें। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है तो यहाँ भी क्या कर दें, नो कर दें, ठीक है। इसके बाद परीक्षा केंद्र सिलेक्ट कर लें। आपको 4 परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। आप अपना जो परीक्षा केंद्र का चयन है वो बिल्कुल क्रमानुसार करें, प्रायोरिटी के अनुसार। जो नज़दीक है आपके शहर उसको सिलेक्ट कर लें। कुल 12 परीक्षा केंद्र हैं, 12 में से 4 का आपका चुनाव करना है। सबसे पहले यदि आप भोपाल चाहते हैं तो भोपाल सिलेक्ट कर लीजिए, अगर भोपाल ना मिले तो उज्जैन सिलेक्ट कर लिया हमने। अब उज्जैन के बाद अगर उज्जैन भी ना मिले तो कौन सा सेंटर वो सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके आसपास और आसान लगे। यहाँ पर हमने ये 4 शहर सिलेक्ट कर लिए। सेम चारों जगह बेटा एक ही ज़िला सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको 4 सेंटर अलग अलग ही सिलेक्ट करने होंगे। ध्यान रखिएगा, क्रम आप वही देना जो आप पहले चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किया जाए। प्रशासनिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता से भिन्न परीक्षा केंद्र के शहर में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार आयोग का होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला हमारा जो पोर्शन आ जाएगा फॉर्म का, वो आ जाएगा शैक्षणिक विवरण संबंधी। शिक्षा के विवरण में हमें बेटा 4 चीज़ें जानकारी देनी है, 10th की मार्कशीट की, 12th की पढ़ाई की, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 10th में हम बात करें सबसे पहले तो हमें यहाँ लिखना है उत्तीर्ण परीक्षा का नाम। उत्तीर्ण परीक्षा में लिख दीजिएगा बेटा हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसके बाद प्रणाली, अगर आप MP बोर्ड से पढ़े हैं तो डिवीज़न सेलेक्ट करिए, ओपन बोर्ड से पढ़े हैं तो भी डिवीज़न सेलेक्ट करिए। वैसे मार्कशीट पर लिखा होता है बेटा कि मार्कशीट में आपके डिवीज़न लिखा है या ग्रेड या CGPA, CBSE से होंगे तो बेटा CGPA या ग्रेड होगा, ठीक है। यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया। विषय 10th में हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 10th में कोई एक विषय नहीं होता सेलेक्ट करने के लिए। पूर्णांक मार्कशीट में देख लीजिएगा 10th की मार्कशीट पर कुल कितने नंबर हैं, प्राप्तांक कुल कितने अंक आपने अर्जित किए हैं। अर्जित अंक लिखेंगे तो यहाँ पर बेटा परसेंटेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स। डिवीज़न जो भी आप पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट। इसके बाद लिखा है बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय का नाम। यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। अगर मध्य प्रदेश MP बोर्ड से किया है तो MP बोर्ड, CBSE बोर्ड से किया है तो CBSE बोर्ड, राज्य ओपन बोर्ड से किया है तो राज्य ओपन बोर्ड। उत्तीर्ण का वर्ष, जिस वर्ष में आपने 10th पास किया उसको लिख दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद ये रोल नंबर लिख दीजिएगा 10th की मार्कशीट पर ध्यान से देखकर, ठीक है। इसके बाद 12th की डिटेल भरेंगे तो 12th की डिटेल में यहाँ पर परीक्षा, उत्तीर्ण परीक्षा के नाम में लिख दिया बेटा हमने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इसके बाद डिवीज़न पर सेलेक्ट किया, जो भी हमारा 12th में सब्जेक्ट है, कॉमर्स है तो कॉमर्स, बायो है तो बायो सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पर कॉमर्स लिख दिया। पूर्णांक, जो भी 12th की मार्कशीट में आपके कुल नंबर हैं, जो कुल नंबर थे बेटा 5 सब्जेक्ट के, ठीक है। प्राप्तांक जो आपने प्राप्त किए हैं, यहाँ पर परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने पास किया है, MP बोर्ड है तो MP बोर्ड लिख दिया। वर्ष, जिस वर्ष में आपने 12th पास किया है 2007 हमने लिख दिया। जो भी वर्ष आपका पास हो वो लिख दीजिएगा।
इसके बाद रोल नंबर लिख दीजिएगा 12 का, बिल्कुल सेम टू सेम आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का लिखना है। बीकॉम किया है तो बीकॉम लिख दीजिएगा, बीए किया है तो बीए लिख दीजिएगा, बीएससी किया है तो बीएससी, डिवीजन है तो डिवीजन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद विषय लिख दीजिएगा, अगर आपने बीकॉम किया प्लान किया है तो प्लान लिख दीजिए, कंप्यूटर किया है तो कंप्यूटर लिख दीजिएगा, बीकॉम ऑनर है तो ऑनर लिख दीजिए। पूर्णांक कुल लिख दीजिएगा, आपके 6 सेमेस्टर के या तीनों वर्ष के, ईयरली है तो वर्ष का, सेमेस्टर है तो यहाँ पर कुल पूर्णांक लिखना है बेटा फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखकर तीनों सालों के, और जो तीनों साल में आपने प्राप्त किए हैं उनको यहाँ पर लिखना है, परसेंटेज अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा। डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, विश्वविद्यालय का नाम, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है तो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा, आरजीपीवी है तो आरजीपीवी लिख दीजिएगा, और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है तो बेटा दूसरी यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन का बेटा रोल नंबर आपका। स्नातकोत्तर में आपको अपनी पीजी डिग्री का नाम लिखना है, जैसे एमकॉम है तो एमकॉम। ध्यान रखिएगा जो स्नातकोत्तर में आपका डिग्री होगा उसी विषय में आपने जिस कोर्स के लिए आपने ये सेट का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं उसी कोर्स में आपने पीजी कोर्स किया हो। अगर आप कॉमर्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो कॉमर्स में पीजी हो, अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए सबमिट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में पीजी हो, ऐसा आपका होना चाहिए। विज्ञापन आपने पढ़ लिया होगा बेटा, अगर आपने विज्ञापन नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें हमने योग्यता संबंधी सारी बातें समझा दी हैं। वैसे विज्ञापन आप यहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने ये स्नातक के कुल मार्क्स लिख दिए, प्राप्त मार्क्स लिख दिए, डिवीजन सेलेक्ट कर ली, यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, वर्ष स्नातकोत्तर का, और यहाँ पर ये रोल नंबर। अब हमारा आता है बेटा वर्तमान पता, पत्राचार पता। पत्राचार पता मतलब जहाँ पर आपका कुरियर आसानी से आ जाए। ध्यान रखिएगा पते में यहाँ पर लिखा है, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए, लिस्ट आ जाएगी ज़िले की, और यहाँ पर पते का पूरा पता लिख दीजिएगा जो भी आपका पता है, ठीक है। इसके बाद पिन कोड लिख दीजिएगा बेटा, जो भी आपके पते का, पत्राचार पते का पिन कोड है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसके बाद लैंडमार्क लिख दीजिएगा, जो भी आपकी बिल्डिंग की जगह की पहचान है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या वर्तमान पता, पत्राचार पता और स्थायी पता समान है। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता समान है तो बेटा इस बॉक्स में क्लिक कर देना, तो सारे ये जो वर्तमान पता आपने भरा है वो यहाँ पर अपने आप डिटेल फिलअप हो जाएगी। अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इसे दोबारा से भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका वर्तमान पता अलग है और स्थायी पता अलग है, मतलब आप रहते कहीं और हैं वर्तमान में लेकिन वास्तव में आप स्थायी रूप से कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पर आप दोबारा से पता भरना होगा। राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर पता लिख दीजिएगा, पिन कोड और लैंडमार्क, ठीक है। हाँ, अगर बेटा आपका सेम पता है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देना, इस वाले बॉक्स चेक बॉक्स पर, तो ये डिटेल अपने आप फिलअप हो जाएगी। दोबारा से आपको एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं है। आगे पहुँच जाएँ तो आगे बेटा हमसे क्या कह रहा है, अभ्यर्थी का फोटो देख लीजिएगा। 20 KB से कितने KB तक हो बेटा, 100 KB तक, है ना। अब यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज़ पर जाएंगे तो ये देख लीजिएगा, हम कंप्यूटर में आकर जहाँ भी आपका फ़ोटो रखा है उस ड्राइव में जाकर आप फ़ोटो को ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा हमने जो भी फ़ोटो था वो यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें फ़ोटो कहाँ पर है, और जहाँ भी हमारा फ़ोटो है उस फ़ोटो को हमने यहाँ पर देख लीजिएगा ये, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट किया और ये ओपन किया, ठीक है। ओपन कर लिया। यहाँ पर क्या अभ्यर्थी ने अपना फ़ोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है, इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये फ़ोटो आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, फ़ोटो उचित होना चाहिए, इस साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा हमें क्या हस्ताक्षर अपलोड करने हैं ना। ब्राउज़र पर जाएंगे, हस्ताक्षर पहले करके पेपर पर स्कैन कर लीजिए। ब्राउज़र पर जाएंगे बेटा, जहाँ भी हमारे हस्ताक्षर हैं, साइन है, उनको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे, ये देखिएगा साइन आ गए, और इसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे, क्या अभ्यर्थी ने अपना उचित स्थान पर संलग्न किया है, तो हाँ, है ना। इसके बाद ये मोबाइल नंबर लिख देंगे बेटा, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए आपका। इसके बाद ये ईमेल आईडी भी आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी, ठीक है।
इसके बाद इस घोषणा पत्र पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जो भी घोषणा पत्र है आपका, ये वेरिफिकेशन कोड लिखना है। लिखा हुआ है 8-3 तो कितना होगा बेटा 5 होगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ चेक योर फुल नेम एंड कन्फर्म बिफोर मूविंग अहेड वंस इट इज़ सेव इट कैन नेवर एडिटेड। अच्छे से नाम चेक करने के लिए कह रहा है, क्योंकि बाद में ये एडिट नहीं होगा, तो हमने श्योर है ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक बार और हम चेक कर लें। ठीक है, जो भी है यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि हमारा फर्स्ट नेम सब कुछ बिल्कुल सही है, हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर नीचे जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कह रहा है कि ये आपका नाम है, ये आपका नाम, ये पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। कोई गलती हो तो यहाँ पर कैंसिल कर दें, अगर कोई गलत नहीं है तो ओके कर लें बेटा। ठीक है, यहाँ पर ओके हमने कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया, देख लीजिएगा हमारे फॉर्म का ये प्रीव्यू आ गया पूरा। इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें बेटा पेमेंट करने से पहले, क्योंकि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो और फिर एडिट करेंगे अगर फॉर्म को, तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर ये शैक्षणिक योग्यता वगैरह सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लें। हमने ये जानकारी पढ़ ली। यहाँ पर फीस आ जाएगी बेटा, फीस कितनी आ रही है 290, 250 रुपये फीस है, 40 रुपये पोर्टल शुल्क है, कुल मिलाकर 290। अब पेमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड्स टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे बेटा। जैसे ही प्रोसीड्स टू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम, ये देखिएगा पेमेंट की विंडो आ गई। अब पेमेंट आपको किसके माध्यम से करना है उस पर हम क्लिक कर लें। ठीक है, जैसे यूपीआई से माध्यम से आसान होता है पेमेंट करना। यहाँ पर हमने यूपीआई सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिएगा ये पे थ्रू यूपीआई किसके माध्यम से करना चाहें तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देनी है। ठीक है, यूपीआई से। अब हमने क्या किया, जैसे ही क्लिक किया तो ये बेटा हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ये QR लिखा है ना, QR कोड पर सिलेक्ट किया। चाहे तो आप इन ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिलहाल में हम आपको QR कोड से यहाँ पर पेमेंट करके बता रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये QR कोड को सिलेक्ट किया ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये मेक पेमेंट फॉर 290 यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपना क्या है QR कोड क्या हो जाएगा बेटा, जनरेट हो जाएगा। भीम UPI सिलेक्ट कर लें और ये जनरेट पर क्लिक करेंगे। ये आ गया बेटा QR कोड आ गया हमारा। अब जैसे बाकी पेमेंट करते हैं, इस QR कोड को हम क्या करेंगे बेटा, स्कैन करेंगे। जैसे स्कैन करेंगे फ़ोनपे या पेटीएम से या गूगल पे से, आपकी स्क्रीन पर पेमेंट आ जाएगा। आपको पेमेंट ओके करना है, रिफ्रेश वगैरह बैक नहीं करना बेटा, है ना। पेमेंट जैसे ही करेंगे ये स्क्रीन अपने आप हट जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीन जैसी पेमेंट डन होगा अपने आप हट जाएगी, वेट करना। ये देख लीजिएगा पेमेंट हो गया। पेमेंट जैसे ही हो जाएगा इस प्रकार से ये रिसिप्ट आ जाएगी। अगर आपके पास प्रिंटर है तो बेटा इस रिसिप्ट को प्रिंट करके निकाल लें, प्रिंट कर लें, है ना। प्रिंट का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। और अगर आपको प्रिंट नहीं करना है तो आप PDF में सेव कर लीजिएगा। PDF में सेव कैसे करेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये फॉर्म आ गया पूरा अच्छे से, पेमेंट डन आ गया। देख लीजिएगा पेमेंट डन लिखा होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि आपका पेमेंट हो चुका है, फॉर्म भरा चुका है। अब यहाँ पर बेटा हमने प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक किया। प्रिंटर है तो प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, यहाँ पर प्रिंट करिएगा। ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ भी आपके कंप्यूटर में आपको इसको सेव करना है सेव कर लीजिएगा, जो भी जिस नाम से आपको सेव करना है। ठीक है, ये सेव हो गया। इस प्रकार से आप MP सेट का ये घर बैठकर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एक चीज़ और बेटा, हम कॉमर्स का बैच स्टार्ट करने वाले हैं MP सेट का, तो आप ऑनलाइन भी घर बैठकर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से घर बैठकर फ्री निःशुल्क आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।